अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लुकमान और आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम सीखेंगे मज़ीद एटम के बारे में और एटम के कुछ हिस्सों के बारे में और कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और आयोनाइजेशन क्या होते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने एटम को समझा था कि एटम किसी भी मादे की खालिस हालत एलिमेंट का छोटा तरीन ज़र्रा होता है। दुनिया में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं। दैट मीन्स एटम्स की तादाद भी 118 ही है। हर एलिमेंट का एटम दूसरे किसी भी एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होता है। जितने भी आज तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, सबको एक टेबल में अरेंज किया गया है, जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एक ख़ास अंदाज में अरेंज किया गया है, जिससे इनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत आसान कर दिया गया है। पीरियोडिक टेबल एक अलग लंबी बहस है। आज हमने एटम को समझना है। बात कर लेते हैं एटम के पार्ट्स की। तो शुरू करते हैं एटम के स्ट्रक्चर से। एटम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको इसका धुंधला सा हिस्सा मिलेगा, जो कि एक सख्त बॉडी के गिर्द गिरा होगा। एक्चुअल में एटम कुछ इस तरह का नज़र आता है। साइंटिस्ट ने एक ऐसी नई किस्म का माइक्रोस्कोप इजाद किया है, जो कि 3000 लाख गुना किसी चीज़ को मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखाने की सलाहियत रखता है। ये किसी आम हमवार सतह वाली चीज़ की ऐसी पिक्चर लेता है कि जिसमें छोटी छोटी गेंदनुमा चीज़ें नज़र आने लगती हैं। इस डिवाइस ने एटम को रिवील किया है कि एटम दर हकीकत फजी बॉल्स, धुंधली बॉल्स की तरह दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट है। जी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये फ्री हालत में भी पाए जाते हैं और एटम्स के साथ बाउंड हालत में भी मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकल ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। बादुलनुमा धुंधली सी एटम की शक्ल दरअसल इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, जो कि इतनी तेज़ मोशन करते हैं जिससे सख्त बॉडी के गिर्द एक धुंधला सा रीजन क्रिएट हो जाता है। वो सख्त बॉडी एन उस धुंधले से रीजन के वस्त में पाया जाता है। उस सख्त बॉडी को दरअसल न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस 2 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। वो 2 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल होते हैं। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज भी पॉजिटिव ही होता है। अब आपको एटम का स्ट्रक्चर कुछ समझ आ रहा होगा कि न्यूक्लियस जो सख्त हिस्सा होता है एटम का, वो एटम के एन वस्त में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्विंग मोशन करते हैं, जिससे एक धुंधला सा रीजन नज़र आता है। एटम का वज़न 2 चीज़ें मिलकर बनाती हैं, जो कि उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं हिस्सा लेते, तो मैं बताता चलूं कि इलेक्ट्रॉन्स असल में इतने छोटे होते हैं कि अगर उनका कंपैरिजन प्रोटॉन से किया जाए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना बड़े मिलेंगे आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स के इस कदर छोटे होने की वजह से ये एटम के वज़न में बहुत स्लाइड सा हिस्सा लेते हैं, जो कि काउंट नहीं किया जाता। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी बिहाव पे ही एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में तरतीब से अरेंज किया गया है। अब बात कर लेते हैं शेल्स के बारे में। जिन ऑर्बिट्स का मैंने पहले जिक्र किया था कि जिन पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उन्हें असल में शेल्स कहते हैं। ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। हर एनर्जी लेवल को एक लेटर से डिनोट किया जाता है। ये डिनोटेशन के से शुरू की जाती है और इस डिनोटेशन का आगाज़ न्यूक्लियस के करीबी शेल से किया जाता है
इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली ये डिनोटेशन जारी रहती है, लाइक KLMNO सो ऑन। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उस एटम का वैलेंस या वैलेंसी कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि K में 2, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स और इसी तरह आगे। शेल्स एक लंबा टॉपिक है, इस पर मज़ीद बहस करना हमारा मकसद नहीं। अगर ज़रूरी हुआ इसे मज़ीद पढ़ना तो वो अगले किसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। सीरीज़ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फ़िलहाल एटम के मुतालिक इतना इल्म काफ़ी है। अब बात करते हैं जी आयोनाइजेशन की। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल कहलाता है जब तक उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ या अब्जॉर्ब करता है तो चूँकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उस एटम के इक्वल नहीं रहते, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली अनबैलेंस हो जाता है और फिर एटम की बजाय वो एटम आयन कहलाता है। जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसी वजह से उस एटम को पॉजिटिव आयन, और जब कोई एटम एक या एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो एटम नेगेटिव आयन कहलाता है। और इस प्रोसेस को, इस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने और इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। जैसा कि हमने वैलेंस शेल के बारे में पढ़ा कि वैलेंस शेल किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जितना वैलेंस शेल किसी एटम के न्यूक्लियस से दूर होता है उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाती है उस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वो एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी या हीट का बैड कंडक्टर होगा। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 3 है वो अच्छा कंडक्टर होगा उस एलिमेंट से कि जिसकी वैलेंसी 7 होगी। कोई भी कंडक्टर गुड कंडक्टर तब बनता है जब उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाफर मिकदार मौजूद हो। अब बात करते हैं किसी एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते कैसे हैं या एग्जिस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस एटम की वैलेंसी जितनी कम होगी उतना उस एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। इसलिए जब बाहर से इतनी एनर्जी मिलती है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स से बढ़ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिट छोड़कर फ्रीली मोशन शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ताकि मुतलका एलिमेंट को अच्छा कंडक्टर बनाया जा सके। दरअसल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी मोशन कुछ इस तरह करते हैं कि वो एलिमेंट के एक एटम से दूसरे और दूसरे से तीसरे और ये सिलसिला जारी रखते हैं और ये एक रैंडम मोशन होती है। कोई भी मैटर कितना अच्छा कंपाउंड होगा ये डिपेंड करता है उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। जिस मैटर में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैटर उतना ही अच्छा कंडक्टर, और जिस एटम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो उतना ही बैड कंडक्टर कहलाएगा। सबसे अच्छा कंडक्टर एलिमेंट में से गोल्ड है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है, यानी इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। उसके बाद अच्छा कंडक्टर सिल्वर, फिर कॉपर और वगैरह वगैरह। आई होप मैं आपको कंडक्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से डिलीवर कर सका हूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। आई रिप्लाई इंशाल्लाह एवरी क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर कंडक्टर का उल्टा होता है हर लिहाज से। जैसे कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं
जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर होते हैं। इसी वजह से इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से बहा नहीं सकते। जो अच्छा इंसुलेटर होता है उसके एटम्स के वैलेंस शेल फुल होते हैं, और कुछ इंसुलेटर्स जिनके एटम के वैलेंस शेल फुल नहीं होते, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जज्ब करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर होते हैं। कुछ इंसुलेटर्स की एग्जांपल स्लाइड में शो हो रही होगी। माइका एक अच्छा इंसुलेटर है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखता हो। सेमीकंडक्टर एज अ कंडक्टर और एज अ इंसुलेटर दोनों के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते और ना ही अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। ये कैटेगरी कहीं दरमियान में फॉल करती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक बेहतरीन एग्जांपल है सेमीकंडक्टर्स की। अभी के लिए सेमीकंडक्टर्स को जानना इतना ही काफ़ी है। इस पे मैं मुकम्मल सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें हम डिटेल से सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगर तो वो सीरीज़ बन चुकी है तो यहाँ तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, अगर वो भी नहीं आ रहा तो आप चैनल विज़िट करके सेमीकंडक्टर्स की मुकम्मल सीरीज़ देखकर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ओके जी, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ लें, ये आपने अपने आप से पूछने हैं ताकि आप अपना मुहासबा कर सको कि आप कितने अटेंटिव रहे इस क्लास में। शुक्रिया मुकम्मल लेक्चर देखने का। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, मैं हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।